बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन टुनाइट विद मी सैयद आसिम रजा। आज के प्रोग्राम में नए चीफ जस्टिस को ओहदा मुबारक, यानी कि नए 30वें चीफ जस्टिस जो हैं उन्होंने अपना मनसब संभाल लिया। हल्फ की तकरीब जो थी हल्फ बर्दारी के हवाले से ऐवान सदर में की गई। सदर आसिफ अली जरदारी ने नए चीफ जस्टिस ज़िया आफरीदी साहब से हल्फ उठवाया और उसके बाद वो बाज़ाब्ता तौर पर 30वें पाकिस्तान के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बन गए। जो तनाज़ात पीछे हम देखते रहे, जो जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस काजी फाइज ईसा के दरमियान होता रहा, उसके बाद जो उनके इत्माम में फुल कोर्ट रेफरेंस हुआ उसमें भी वो शरीक नहीं हुए। उससे पहले बार काउंसिल की जानिब से जो एक तकरीब मुनक्किद की गई उसमें भी शरीक नहीं हुए, बल्कि उसमें तो और भी जजेस शरीक नहीं हुए। लेकिन ये खुशाइन बात है कि चले जस्टिस मंसूर अली शाह तो इस वक्त उम्रे की अदायगी के लिए मुल्क से बाहर है, लेकिन हल्फ बर्दारी की तकरीब में तकरीबन तमाम जजेस साहबान और साहिबा मौजूद थी। साहिबा इसलिए कह रहा हूँ कि जस्टिस आयशा और दूसरी जो जज हैं वो भी उसमें शामिल रहीं। एक नए दौर का आगाज़ हो रहा है और किस्मत के तारे अगर हम देखें तो इस मनसब को संभालने के लिए जो सजाए गए हैं किस्मत के सितारों की मैं बात इसलिए कर रहा हूँ कि चीफ जस्टिस का ओहदा पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा आइनी ओहदा होता है जिस पे बहुत सारी चीज़ों बल्कि हुकूमतें मुनहसर होती हैं। और उसके बाद अभी हम देखेंगे कि जो कुछ आइनी जो बेंचेस की बात की जा रही है, इवन सुप्रीम कोर्ट के हवाले से भी और सूबाई सतह पे भी, तो वो कहाँ पे जाके बात रुकेगी। लेकिन एक चीज़ अच्छी हुई कि इसमें जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के हवाले से कमेटी थी उसमें जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब को दोबारा शामिल कर लिया गया। तबसरा ये किया जा रहा था कि शायद सुपरसीड होने के बाद ये इस्तीफ़ा दे दे, लेकिन अभी तक ऐसा हुआ नहीं और उसके नताइज क्या होंगे। लेकिन माजी को हम भूल नहीं सकते कि माजी में भी जिन जिन पे तकिया रखा गया वही पत्ते हवा दे गए। तो यहाँ पे हमारा चीफ जस्टिस, हमारा आर्मी चीफ या हमारा कोई भी ओहदे के हवाले से बात की जाती है, सरबराह की बात की जाती है, तो सियासी अंदाज में उसको सियासत की नज़र से देखा जाता है। लेकिन क्या इस ओहदे की जो पास है वो किस हद तक निभाएंगे नए आने वाले चीफ जस्टिस। और साथ साथ अगर हम बात करते हैं इसराइल के हवाले से, जो ईरान इसराइल स्टैंड ऑफ है, और एक खित्ते के हवाले से बात की जाए कि जंग के दहाने पर पहुंच गया है। और अभी इसराइल ने क्लेम किया कि उन्होंने हमला किया मिसाइलों से और उसके बाद उन्होंने जो फौजी अहदाफ थे उनको निशाना बनाया, जिसके अभी तक कोई शवाहिद ऐसे मौजूद नहीं हैं और कोई ऐसी फुटेज अभी तक नहीं आ सकी। लेकिन ये कहा जा रहा है कि शायद ये कोऑर्डिनेटेड, वो जो अटैक ईरान ने किया था उसके हवाले से ये कोऑर्डिनेटेड करवाया गया, क्योंकि हमने अपने सोर्सेज से बात की। ईरान में नाम डिस्क्लोज ना करने की शर्त पे उन्होंने बताया कि ऐसा कुछ नहीं देखा कि कोई बहुत बड़ी तबाही हुई हो या कोई बहुत बड़े अहदाफ को निशाना बनाया गया हो। कहीं चंद एक मकामात पर कुछ ना कुछ हल्का फुल्का उन्होंने कहा, वो भी ऐसा कि जैसे कोई पटाखे बजे हों, धमाकों की आवाज़ उस तरह नहीं सुनेगी। खैर, इस हवाले से बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हिस्से में जो हम बात करेंगे हमारे मेहमान शुरका है, मैं उनका तारुफ कराता चलूँ। कमरुल इस्लाम राजा साहब हमारे साथ मौजूद है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मेंबर कौमी असम्बली हैं, खुश आमदीद कहते हैं। मोहम्मद नदीम कुरैशी साहब हमारे साथ स्काइप पे मौजूद हैं, रुकन सूबाई असम्बली पंजाब तहरीक इंसाफ से हैं, आपको खुश आमदीद कहेंगे। डॉक्टर कादिर मंदुखेल साहब सीनियर रहनुमाई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, कादिर मंदुखेल साहब आपको भी हम बहुत बहुत खुश आमदीद कहते हैं। सबसे पहले सवाल, क्योंकि मैं कादिर मंदुखेल साहब, क्योंकि आपका ताल्लुक़ खुद लॉ से है और आप लॉयर भी हैं, मैं आपकी तरफ से आऊँगा, उसके बाद मैं बाकी जमातों के जो हमारे इस वक्त मेहमान हैं उनसे बात करूँगा। इस तब्दीली को आप कैसे देख रहे हैं? आपको लगता है कि अब जो डिवाइड है या अदलिया के अंदर जो एक अनाद नज़र आ रहा था जजेस के दरमियान, वो कुछ ख़त्म होता नज़र आएगा? बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं इसराइल की ईरान पर हमले की शदीद मजम्मत करता हूँ। गो कि हुकूमत पाकिस्तान ने भी मजम्मत की है, लेकिन मैं आलमी जो इस्लामी मालिक है उनसे भी ये उम्मीद करता हूँ कि वो भी मजम्मत करें इस दहशतगर्द मुल्क की जो इस्लाम या मुसलमानों के बीच में पड़ा हुआ है इसराइल। दूसरी बात ये कि बिल्कुल आपकी बात से ये जस्टिस याया अफरीदी साहब ने एक सबसे अच्छा काम ये किया है कि जिस पे जस्टिस मंसूर अली शाह साहब नाराज हुए, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब नाराज हुए, तो उनको कमेटी में दोबारा शामिल की। ये एक मैं कहता हूँ खुशैन बात है और एक बेहतरीन वो कहते हैं इफ्तिताह है या उसका आगाज है। और लेकिन अफसोस के साथ ये भी कहना पड़ रहा है कि कल या परसों जो प्रोग्राम उसका था अलविदाई खिताब था जस्टिस फाइज ईसा साहब का, वहाँ बहुत सारे 5-6 जजेस मौजूद नहीं थे।
और इनके इनकी मौजूदगी से, इनकी गैर मौजूदगी से बिल्कुल खुद ही वो अपने आप को अलग थलग और दड़े की शक्ल दे रहे हैं। लेकिन उससे बेहतर, आज ज्यादा कदरे बेहतर था कि जो जजेस वहाँ उस दिन मौजूद नहीं थे, आज आज वो सिवाय शामिल थे। जस्टिस मुख्तर साहब के और मंसूर अली शाह साहब के, वो गैर हाजिर थे। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि इनकी गैर हाजिरी जो है ना, वो भी एक मैनखेज है। और आपने बताया जस्टिस मंसूर अली शाह उम्रे पे है, तो उनको तो पता था कि ये एक हल बर्दारी की तकरीब होगी, तो उम्रा बाद में भी किया जा सकता, तो कोई हज वाला सीजन तो है नहीं कि फिक्स्ड है। लेकिन फिर भी जस्टिस मुनीब अख्तर साहब क्यों नहीं आए, तो और जबकि कमेटी में शामिल भी किया गया। बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा कि तो ये की जा रही थी कि जैसा आर्मी चीफ का इंतखाब होता है और सीनियर जो है ना सुपरसीड जैसा हो जाता है, तो वो इस्तीफा दे जाता है। ठीक है, नहीं देते, अच्छी बात है, ये भी उसमें कोई नहीं। लेकिन उनके साथ साथ अगर वो इस्तीफा नहीं दिए, जो कि अच्छी बात है, मगर साथ साथ फिर ये जो दड़बबाजी या ये जो बाइकाट और ये सारी चीजें आगे चल के जुडिशरी को नुकसान कर देगा। जुडिशरी को क्या नुकसान देगा? पाकिस्तान को नुकसान देगा, पाकिस्तानी अवाम को नुकसान देगा। और जिस तरह चीफ जस्टिस साहब ने पहले दिन आके जिस तरह उसने वीडियो का बराह रास्त दिखाने का वीडियो लिंक तो पहले से मौजूद है, और पाकिस्तान के दूर दराज इलाकों का जो उन्होंने बात की है कि उस पर फोकस किया जाएगा, तो मैं समझ रहा हूँ एक अच्छी आगाज है। और अच्छी अच्छी आगाज तब भी उम्मीद कामयाब हो उम्मीद अच्छे आगाज से आगे की भी अच्छी उम्मीद नजर आती है। लेकिन मोहम्मद नदीम ये कुरैशी साहब आगाज से उस भी मैं वक्त बात बेहतर करूंगा। होगा। जी ये आगाज उस वक्त बेहतर होगा जब ये जो साथी जजेस है जी वो अपनी ये बाइकाट शाइकाट खत्म करके और उनका हाथ बढ़ाए। जी। मोहम्मद नदीम कुरैशी साहब, आप कैसे देखते हैं इस जो अदलिया के हवाले से एक बहुत बड़ी तब्दीली, यानी कि हम देखें इस नए चीफ जस्टिस आ चुके हैं, तरमीम को साइड पे रखें, लेकिन जिस तरह उन्होंने जस्टिस मुनीब अख्तर को और मंसूर अली शाह को, दोनों सीनियर मोस्ट हैं, उनको शामिल किया है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में दोबारा, तो आप क्या समझते हैं कि कुछ अच्छी उम्मीद है, आगे आगाज हुआ है? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, पहले तो मैं शदीद अल्फाज में मजम्मत करता हूँ ईरान पर इसराइली हमले की। भले आपकी मालूमात के मुताबिक नुकसान ज्यादा ना हुआ हो, लेकिन इसराइल की ये जुर्रत कि अपने पड़ोसी इस्लामी ममालिक में जंग की आग को भड़काने का जो सिलसिला इसराइली गवर्नमेंट ने शुरू किया हुआ है, और जिस तरह से अमेरिकन गवर्नमेंट फिलहाल उसको सपोर्ट कर रही है, मैं नहीं समझता कि ये दुनिया के अमन के लिए कोई अच्छा कदम है। हमारी दुआएं भी, नेक तमन्नाएं भी ईरान के साथ हैं, और फलस्तीनी बहन भाई अपनी आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं। यूएनओ के चार्टर के मुताबिक अपनी आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं। उनका राइट बनता है कि उनको आज़ाद मुमलिकत मिलनी चाहिए। बेशक। जहां तक आपकी अदलिया के हवाले से आपने फरमाया, देखिए जस्टिस याहिया अफरीदी साहब, एक तो मैं कांग्रेचुलेट करूंगा, मुबारकबाद दूंगा बतौर एक आम पाकिस्तानी भी और बतौर एक मेंबर पार्लियामेंट भी, और तवक्को रखूंगा कि जो उनकी शानदार शोहरत है, उनका ट्रैक है कि उन्होंने हमेशा आइन की बालादस्ती पर और अदलिया की इज्जत और वक़ार पर कभी कंप्रोमाइज नहीं किया। ये अब उनका भी इम्तहान है, और पाकिस्तान की आला तरीन अदालतों के लिए अब ये एक बहुत बड़ा टेस्ट केस है कि पाकिस्तान की आवाम का पिछले बिलखसूस 13-14 माह में इस इदारे से जो एतमाद खत्म हुआ। और ये मैं नहीं कह रहा, लोग कहेंगे शायद मैं तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट करता हूँ तो मैं इजहार करूँ, नहीं, पता नहीं। मंसूर अली शाह साहब ने अगर ये आईनी तरमीम ना होती तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होना था। उनका वो तहरीर किया गया खत एक बहुत बड़ा एक चार्जशीट है काजी फाइज ईसा साहब के हवाले से, और उससे बड़ी चार्जशीट जस्टिस याहिया अफरीदी ने फुल कोर्ट रेफरेंस के दौरान खुद भले अजरा मजाक की हो, लेकिन जब इस लेवल पे होती है तो एक एक लफ्ज की अहमियत होती है, वो तारीख का हिस्सा बनता है। जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने भी फरमाया कि जी काजी साहब जब गुस्से में होते हैं तो फिर इनके गजब से किसी को बचाना सिर्फ अल्लाह का काम है। तो मैं बड़ा हैरान हूँ एज ए कॉमन पाकिस्तानी कि इतने बड़े मनसब पर बैठा हुआ शख्स अगर अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर सकता, अगर अपने जज्बात को कंट्रोल नहीं कर सकता, और पाकिस्तान के आज के चीफ जस्टिस उनके बारे में ये राय रखते हैं कि उनके मिजाज में इतनी सख्ती, इतना गुस्सा और इतना इतना मुंतकिमुल मिजाज शख्स है, तो फिर ऐसे शख्स की किसी भी कभी ओहदे पर चले, वो तो किस्सा पारीना हो गया ना, वो तो चले गए, अब तो चले गए। मैं बात करूं आगे की उम्मीदें नौ की बात कर रहा हूं।
हमें हमें इन चीजों को शायद इग्नोर नहीं कर सकते। मुझे सैकड़ों हजारों लोगों ने ये बात मुझसे डिस्कस की है कि यार बड़ी बात की है चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने उनके मिजाज के हवाले से। दूसरी बात, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान के आम आदमी की तरह से बिल्कुल इस बात की ख्वाहिशमंद भी है, और हम तवक्को रखेंगे कि चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी और उनकी लीडरशिप में हमारी कमियां कॉमन मैन से लेकर हमारे जो जो कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज हैं उन पर जो लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो दूर होंगे, आम आदमी को इंसाफ मिलेगा, और टॉप से बॉटम तक बिलखुसूस लोएड जुडिशरी में ठीक है। गवर्नमेंट ने जब ये 26th अमेंडमेंट किया तो वो बार बार उस कॉमन आदमी का नाम ले रहे थे जो इंसाफ के हुसूल के लिए बहुत ज्यादा तकलीफ बर्दाश्त करता है। जी, तो मैं तवक्को ये रखूंगा कि अब आम आदमी को एक मैजिस्ट्रेट की अदालत में, एक सिविल जज की अदालत में, बर वक्त एक इंसाफ एडिशनल मिल सेशन सके। जज की जी, अदालत हर में जगह एक उसको इस्लाहात इंसाफ की मिलेगा। जरूरत है और चीफ और जस्टिस उसके साहब ये काम बाद करें। ठीक, मैं इस बात को समझ गया आपकी, मैं क्योंकि वक्त थोड़ा सा महदूद होता है, अब मैंने ब्रेक की तरफ भी जाना होता है। मैं राजा कमरुल इस्लाम साहब आपकी तरफ आऊँगा। कमर साहब ये बताइएगा कि एक तारीख है और हमने ये देखा खासतौर पे नून लीग के हवाले से जिन पे तकिया किया उन्हीं पत्तों ने हवा दी, चाहे चीफ जस्टिस हो चाहे दूसरे इदारों के सरबराहान हो, जब जिनको अपना समझ के लगाया गया, सुपरसीड किया गया बाकियों को। तो यहाँ पर आपको ऐसे मामलात कहीं खुदा न खास्ता होते तो नहीं नजर आ रहे? मेरा ख्याल है कि यही बात जो जुमला है यही इसी में इसका जवाब है कि वो तकिया ना किया जाए और समझा जाए कि उन पे तकिया किया है। ठीक है, लेकिन ना जो 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 इंडिपेंडेंट डिसीजंस हैं, सही हो अगर गया। कोई खुदा न खास्ता ये समझ के तो चीफ जस्टिस साहब को पार्लिमानी कमेटी ने नहीं नॉमिनेट किया कि वो कोई खुदा न खास्ता कोई पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की फेवर करेंगे, वो पार्लिमानी पार्टी का पार्लिमानी कमीशन का फैसला था। और ये बहुत बड़ी ग्रेव मिसअंडरस्टैंडिंग अक्सर कभी सियासी जमातों के बारे में, चूंकि जो अपराइट जजेस हैं जिस तरह या अफरीदी साहब हैं, कमर साहब, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। मैं बात कोई बातों की नहीं कर रहा, जो किया गया माजी से लेकर आज तक उसके ऊपर अज्यूम नहीं कर रहे, जो ऑन ग्राउंड रियलिटीज हैं वो बताई मैंने आपको। हाँ, यानी वो अजम्पशन ये रखी गई ना कि क्योंकि इस बंदे को हमने मसलन भुट्टो साहब के साथ जब जनरल ज़ियाउल हक ने जो कुछ किया तो लोगों ने फिर तकिया वाला मुहावरा इस्तेमाल किया। जनरल मुशर्रफ ने जब जनरल मियां नवाज शरीफ साहब के साथ किया तो फिर यही मुहावरा इस्तेमाल हुआ। लेकिन क्वेश्चन ये है कि क्या उन्हीं मानों में तकिया किया गया था जिन मानों में फिर समझा गया? तो ये भी शायद कई दफा ग्रेव मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। और वैसे भी यह हकायक है कि दुनिया में मिसअंडरस्टैंडिंग किसकी, रहनुमाओं की या आवाम की? कौल है कि जिस पे एहसान करो उनके शर से बचो। तो दुनिया में इस किस्म के मामलात भी हो जाते हैं, लेकिन नेसेसरली नॉट इन दी। राज साहब, मैं माजरत चाहूंगा, मैं फिर आपसे सवाल करूंगा कि मिसअंडरस्टैंडिंग किसको होती है, रहनुमाओं को होती है या फिर लोगों को कि वो assumptions होती हैं? करने वालों को या प्रोपेगेंडा करने वालों को या उसमें से कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ढूंढने वालों को, और कुछ कई दफा गुड फेथ में भी लोग अंदाजे लगाते हैं और जो एनालिस्ट होते हैं अच्छे वो अंदाजे लगाते हैं। इसमें कोई किसी को नाराज नहीं होना चाहिए, वो उनके अंदाजे कई दफा दुरुस्त भी साबित होते। सही। अब इसमें एक चीज़ और भी आती है कि जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब साहब जो हैं, उन दोनों को जो प्रोसीजर एंड एक्ट उसके हवाले से जो कमेटी बनी हुई है उसमें उनको शामिल कर लिया गया है। पहले उनको निकाल दिया गया था जिस पे इतराज़ बढ़ गया था बहुत ज़्यादा। आप समझते हैं प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर की कमेटी में उनका वापस आ जाना वो बिल्कुल एन जो एक रवायत है उसके मुताबिक है? देखिए, जो लॉ ऑफ द लैंड उस वक्त जब जस्टिस काजी फायज ईसा के पास ये इख्तियार था कि एक सीनियर मोस्ट जज और एक एनी जज फ्रॉम अमंग द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, वही इख्तियार बैन वही कानून जस्टिस याहिया अफरीदी साहब के पास था। ये दो शख्सियात जो हैं वो आइडेंटिकल तो हो नहीं सकती। फैसले तो मुख्तलिफ हैं, बनाया उन्होंने फैसला और फैसला उन्होंने इम्प्लीमेंट कोई और करवाया। आप ये देखें, ये किसी जगह पे ये नहीं लिखा हुआ उसमें, वो जो ऑर्डिनेंस आया था प्रेसिडेंशियल के जी आप सीनियर मोस्ट जज को सेकंड को नहीं ले सकते, तो वो डिस्क्रिशन थी चीफ जस्टिस की। जिस मंसूर अली खान तो ज़ाहिर है पार्ट ऑफ इट थे एज पर लॉ। इसको मजीद डिस्कस करते हैं राजा साहब, हम इसको मजीद आगे डिस्कस करते हैं। हम वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं।
वेलकम बैक नाज़रीन, एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहते हैं आपके प्रोग्राम में। और मैं बढ़ूंगा कादिर मंदुखेल साहब आपकी जानिब। कादिर मंदुखेल साहब, अभी अगर हम बात करते हैं, जिस तरह अभी हमने जिक्र किया कि उनके जो फुल कोर्ट रेफरेंस था उसमें जज साहिबान शरीक नहीं हुए थे, और एक वो जो ग्रुप था जिसके बारे में ये कहा जा रहा था कि ये आपस में जिसे कहते हैं तफरीक आ गई है जजेस में, और अब हमने देखा हल्फ बर्दारी की तकरीब में लोग शामिल थे। आपने जिक्र किया 2 नहीं थे, वो भी अफसोसनाक बात है। बिलफर्ज अगर हम बात करें कि आगे के लिए लाए अमल जो होगा अदलिया का, और उसमें हम वो जो केस है ख़ास तौर पर मखसूस नशिस्तों का, उसके ऊपर अमल दरामद अभी तक नहीं करा सके थे जस्टिस काजी फायज़ ईसा, जिसके ऊपर उनके ऊपर बड़ा क्रिटिसिज्म किया जा रहा था, और दीगर और मामलात में आप समझते हैं कि वो मामलात अब सीधे होते नजर आएंगे आपको? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो फैसला जो है ना वो आइन से मुतसादम था और उस फैसले में मजीद वजाहत असम्बली ने कर दी है। मैं नहीं समझता कि उसके ऊपर अमल होगा, और खुद याया फरीदी साहब का उसमें इख्तलाफी नोट मौजूद था उसमें, तो मैं नहीं समझ रहा हूँ कि वो फैसला जो है ना उसके ऊपर अमल होगा। और साथ साथ मुझे ये भी खदशा है, आपने कहा कि एक जजेस के ग्रुप थे, वो ग्रुप तो आप एक लिहाज से समझ लो टूट गया कि बाकी जो जजेस साहबान थे वो आज हल बर्दारी तकरीब में मौजूद थे, सिवाय 2 जजेस थे मुझे नजर नहीं है, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब। अगर आप मुझे करेक्ट कर दे अगर वो बैठा हो, क्योंकि मुझे उस वीडियो में नजर नहीं है जो खिताब जो हल बर्दारी हो रही थी। लेकिन साथ साथ मैं इस बात पर भी हैरान हूँ कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने तो न सिर्फ उस जो चीफ जस्टिस की कमेटी थी उससे इनकार की, चलो अगर आप ये समझ लो कि मुनीब अख्तर साहब की वजह से उसने इनकार किया, मगर साथ साथ उसने एक और शर्त भी रखी। वो तो कहते हैं कि वो उसने तो कहा है कि मैं सदाफती ऑर्डिनेंस भी नहीं मानता, उस ऑर्डिनेंस को फुल कोर्ट के सामने रखो और फुल कोर्ट जो फैसला करे फिर भी। लेकिन उस ऑर्डिनेंस के तहत तो चीफ जस्टिस जस्टिस याया फरीदी साहब चीफ जस्टिस बन गए और उसको बाकायदे असेंबली ने जो है उसको ओके कर दिया। तो मैं नहीं समझ रहा हूँ कि मंसूर अली शाह साहब उसको कैसे मानेंगे या उस बात पे खामोश रहेंगे वगैरह वगैरह। मतलब आप समझते हैं कि मामलात आगे इतने आसान नहीं है तय होना? मुझे नहीं लग रहा है। इसकी वजह ये की है कि अब जो वो ये जो जस्टिस एंड प्रोसीजर जो कमेटी है इसमें 3 साहिबान आ गए, चीफ जस्टिस साहब, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब जी। अब वो जारी बात है इस कमेटी के अंदर भी मुझे नहीं लग रहा है, पहले तो मुझे नहीं लग रहा है कि ये 2 जजेस उस कमेटी में आएंगे। अगर वो नहीं आएंगे तब तो मुझे लग रहा है मामला टूट जाएगा। अगर इस कमेटी में आएंगे तब एक नया तनाजा रस्साकशी होगा, ये केस लगाओ, अगला बोल ये केस लगाओ, फिर ये दो मेजॉरिटी में वो सिंगल है, तो मुझे लग रहा है रस्साकशी होगा उसमें। और रस्साकशी से पहले मुझे वो ऑर्डिनेंस के ऊपर जो ना खदशा है कि वो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब उसको नहीं मानेंगे। अच्छा, मोहतरम नदीम साहब ने बात की थी जी मंसूर अली शाह साहब ने चाहते थे, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने इंतहाई गलत खत लिखा और उसने अपने चीफ जस्टिस की यानी परसों तक कोई चीफ जस्टिस उनको गद्दार डिक्लेयर किया है और उनके बारे में क्या कुछ कहा है, बल्कि न सिर्फ उनके बारे में कहा, आने चीफ जस्टिस के लिए भी उसने इशारतन धमकी दी है। तो और साथ में ये भी फाइल जाहिर की कि इसको रिकॉर्ड पर लाया जाए। तो मैं समझ रहा हूँ कि ये जो खत किताबत का सिलसिला जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने शुरू किया है, मुझे नहीं लग रहा है कि ये अदलिया में चलेगा। उनको रिजाइन करना पड़ेगा। और जो मैं रिप्लाई चाहूंगा मोहम्मद नदीम कुरैशी साहब, आपका रिप्लाई जी या आर्टिकल 209 के तहत उसके खिलाफ रेफरेंस आएगा। साथ में जो इन्होंने बात की थी नदीम कुरैशी साहब की, तो नदीम कुरैशी साहब आपने जो मजाक के तौर पे जस्टिस याया फरीदी साहब ने बात की, मगर साथ साथ उसने तारीफ भी की है, साथ साथ उसने ये भी कहा कि हम आपकी कमी महसूस करेंगे। तो आप जो आपकी मतलब की बात है उसको न कोट करें, जिसका पूरा किताब है वो कोट करें आपको सबाक के हिसाब से आप देखें चीजों को। ठीक है, सारी चीजें सारी जी बिल्कुल। आखिरी बात उम्मीद की बात की जो उम्मीद का आपने सवाल किया था नदीम कुरैशी साहब ने, नदीम कुरैशी साहब ने बड़ा खूबसूरत बैकग्राउंड आपको याया फरीदी साहब का बताया, लेकिन ये बैकग्राउंड उस तक वैलिड है जब तक इनके हक में फैसला नहीं आएगा। जैसे पीटीआई के खिलाफ फैसला आएगा तो उनके खिलाफ तो सोशल मीडिया ये सियासी रिवायत है, ये सियासी कादिर साहब एक सियासी रिवायत है, हमेशा हमने ये देखा है। नदीम साहब आपका रिप्लाई मैं चाहूंगा। मैं आपसे गुजारिश करूं, कादिर मंदुखेल साहब ने फरमाया कि जी देखे गए फैसलों के बाद यकीनन जब फैसलों से इंसाफ का कत्ल हो और जब फैसलों से मजलूम की बजाय जालिम को ताकत दी जाए, तकमील दी जाए, और जब फैसलों से एक
फैसलों की वजह से इदारों का एतबार खत्म हो जाए तो फैसलों पर तनकीद होना कोई मायूब बात नहीं है। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से सवाल हुआ करते थे। ये तो हमने अब ये रिवायात देख ली है कि तौहीन इलेक्शन कमीशन, तौहीन अदालत, तौहीन पार्लियामान, कोई चीज नाउज़ुबिल्लाह कोई खुदा का बेटा नहीं होती है। ये जितने इदारे हैं, लेकिन जितने नदीम साहब, अफराद हैं, ये तज़हीक सब और मुल्ज़म हैं। तौहीन अगर और देखें, किसी फैसले से तज़हीक, एक आम शख्स तनकीद और जैसे आप तज़हीक में फ़र्क है। गवर्नमेंट बेंचेस से मैं सुनता रहा हूँ, तज़हीक और जिसे कह सकते हैं ना कि तनकीद में फ़र्क होता है। बात तनकीद की तो जायज़ होती है, लेकिन तज़हीक या तौहीन करना कुछ और मकसद होता है। नहीं, तज़हीक और तौहीन की किसी को इजाजत नहीं होनी चाहिए। मैं इसकी हर तरह से मजम्मत करता हूँ। किसी भी शख्स को, किसी भी फर्द को ये हक नहीं है वो किसी की इज्जत नफ्स को मजबूर करे। मैं बिल्कुल आपकी इस बात को सेकंड करूंगा। लेकिन जाहिर है आज हर शख्स अपनी एक राय रखता है। डिजिटल मीडिया का दौर है जी, जिसके हाथ में ये मोबाइल है वो अपनी राय का इजहार कर सकता है। तो मैं तो किसी भी तरह की इस तरह अपने पॉलिटिकल अपोनेंट्स को भी, नवाज शरीफ साहब हो, आसिफ जरदारी साहब हो, हमें जाती हैसियत में सबका एहतराम करना चाहिए और करना होगा। और ये हर शख्स पर लागू है, ये किसी एक फर्द पर, किसी एक जमात पर, किसी एक ग्रोह पर नहीं है। अभी आप सर्च कर ले, आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये एवरी साइड से यही सूरत हाल है। हम तनकीद तो किसी एक फर्द पर या किसी अपने अपोनेंट पर उस वक्त करें जब हम सब कूद के धुले हुए हैं। अगर ये रिवायात अर्ली 80s में जब बेनजीर भुट्टो साहब पॉलिटिक्स कर रही थी, मैं उस वक्त स्कूल का स्टूडेंट था, मैंने देखा कि बेनजीर भुट्टो साहबा को उस जमाने की जो प्रिंट मीडिया होता था, क्या क्या किस तरह से उनको उनकी किरदार कुशी की जाती थी और कौन कौन से गुफ्तगू तकारीर पे की जाती थी। तो बात चीजें ऐसी होती हैं जो हम जो बोते हैं हमें वो काटना पड़ता है। ऐसे ही है, लेकिन अभी भी ऐसे ही है। बहुत वक्त नहीं गुजरा। जी बिल्कुल अभी भी नदीम हम साहब, ऐसे ही चाहें है। तो वो जो तमाम चीजें, वो तमाम तवक्कुआत जो हम अपने अपोनेंट से एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, अगर हम उस पर अमल करें तो वो ज्यादा मुनासिब हो। जी बिल्कुल ऐसे ही है। और मैं कमरुल इस्लाम साहब आपसे सवाल पूछना चाहूँगा। आप समझते हैं कि हमें एक मफाहमत और मुसालहत के हवाले से, एक हम जो बात करते थे ना कि हमें एक मिसाक जमहूरियत को एक बड़े अंदाज में अब देखना होगा, और हमारे इदारों के हवाले से अगर हम उसमें अपने मामलात को ठीक कर लें तो फिर इदारों की तरफ उंगलियां नहीं उठेंगी। मेरा ख्याल है कि अब अदारों के कारपरदाजान को, अदारों को बजाते खुद भी माजी के हवाले से इस चीज़ का एहसास काफ़ी हद तक हो गया है। और अगर नहीं भी हुआ, जो कोई कसर रह गई है तो हो जाना चाहिए, क्योंकि माजी की जो गैर ज़रूरी लड़ाइयाँ थी, ये मिसाक जमहूरियत एक सबक है उसका कि इससे पहले सियासी जमातें लड़ती रहीं और हुकूमत किसी को भी पूरा करने का मौका नहीं मिला। और फिर मिसाक जमहूरियत के बाद 3 कंसेक्टिव असेंबलीज ने या 4 ने वो जो है वो अपना वक्त पूरा किया। 2002 की, 2007 की, 2013 की और 2018 की। तो ये एक एवोल्यूशन भी है, डेवलपमेंट भी है। तो अब अदारों को ये समझना चाहिए कि पार्लियामेंट की डोमेन है, सुप्रीम कोर्ट की है। अगर सिर्फ आप अदलिया की ही इस प्रेस पास को देखें कि उन्होंने जो आमिर थे उन्हें न सिर्फ कानून बनाने का, उनके कानून को जो है अप्रूव किया, वैलिडेट किया गया, बल्कि आईनी तरामीम का इख्तियार भी दिया और उनकी दी हुई आईनी तरामीम को वेट किया, चाहे वो जनरल ज़ियाउल हक की थी, चाहे वो जनरल मुशर्रफ की थी, चाहे वो बाद की इमरजेंसी थी। तो कहने का मतलब यह है कि ये अब इसमें जो ज्यादा तजावुज था वो अदलिया की तरफ से हुआ, चाहे उसके साथ कोई और भी शरीक था। लेकिन बहरहाल ये जो दाग है ये तो अदलिया के सर लिखा जाएगा, वज़ीर आज़म की फांसी से लेकर वज़ीर आज़मों की जो है वो बरतरफी तक। तो अब इस चीज का एहसास, लेकिन मैं मुबर्रा नहीं समझूंगा हमारी सियासी कायदीन को इस हवाले से, क्योंकि काले कोट पहन के तो अदालतों में तो वो भी जाते रहे। जी मैंने मैंने उसका एतराफ पहले किया मैंने, ठीक, ये इससे पहले ये था, लेकिन मिसाके जमहूरियत के बाद फिर काफी हद तक उसमें जो है वो रैश ठीक हो गया। मैं लास्ट कमेंट चाहूंगा, मैं नदीम क्रैशी साहब आपसे भी लास्ट कमेंट चाहूंगा। आप समझते हैं कि हमें एक मफाहमत कर लेनी चाहिए और अपने इदारे के अंदर जो हमारे मामलात उनको ठीक करें ताकि दूसरे इदारों को मुदाखलत करने का मौका ना मिले? नदीम साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? नदीम क्रैशी साहब मेरे ख्याल से हमारे साथ नहीं है, उनकी कोई। जी कादिर मंदुखेल साहब, मैं क्विकली आपकी तरफ आऊंगा। इसका
मैं आंसर चाहूंगा, शॉर्ट आंसर चाहूंगा कि आप समझते हैं कि हमें अपने अंदर अपने इदारों को मजबूत करना चाहिए बाकी, ताकि दूसरे इदारों की तरफ हम देखने की कोशिश ना करें फिर? देखिए, पाकिस्तान में एक बड़ा रिवाज सा बनना है, चाहे चाहे पुलिस हो, चाहे आर्मी हो, चाहे नहीं करेगा या मैरिज नहीं बनता होगा तो वो बुरा बनेगा। तो ये आदत हमें खत्म करनी चाहिए। और मेरे ख्याल में अब तो एक मामला स्मूथली चला गया, हाल बर्दारी भी हो गई। ये भी कहा जाता था कि हो सकता है जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ये ओहदा एक्सेप्ट न कर, एक्सेप्ट कर दी, हल भी हो गया है। तो अब मेरे ख्याल में ये रसाकशी खत्म होनी चाहिए और हमने अपने जो अदारे हैं, जो खासकर जुडिशरी, उनकी इज्जत करनी चाहिए और जुडिशरी को भी ये ख्याल रखना चाहिए कि उन्होंने अपनी जो दुनिया में उनका जो एक स्टेज है 141 तो उससे कम आके और लोगों को इंसाफ देना चाहिए। ठीक है, मैं नदीम साहब आपकी तरफ आऊंगा। आपके लास्ट कमेंट क्या है? आप क्या समझते हैं कि हमें अपने एक मुफाहमती अंदाज में आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए ताकि इदारों को मौका ना मिले? मैं आपसे एक चीज अर्ज कर दूं, बिल्कुल मफाहमत और अपने अपोनेंट को स्पेस देना, उसकी राय को एहतराम देना, उसके साथ जायज उसकी तनकीद को बर्दाश्त करना, ये बहुत एवरी साइड्स पर होना चाहिए। ठीक है। और ज्यादा मुझे तवक्को होगी कि हुकूमत वक्त इस मैसेज को आपके प्रोग्राम के जरिए रिसीव करेगी। हुक्मरानों को ज्यादा स्टेप्स लेने की जरूरत होती है। अगर आप अपने मुखालफीन को जेलों में डालेंगे, उन पे FIR देंगे, उनको मुकदमात का शिकार करेंगे और माजी के हवाले देंगे, जी हमारे साथ भी ये हुआ था, हमारे साथ भी ये हुआ था। आप एक मकबूल तरीन लीडर को जेल में सिर्फ इस मकसद के लिए रखे कि आप सियासी मैदान में उसका मुकाबला नहीं कर सकते। आप लोगों के चालान कोर्ट्स में ना जाने दें। आप जुडिशरी पर आप सरताज होकर लोगों की जमानतें ना होने दें। एक मुकदमे से रहा हो, दूसरे मुकदमे में गिरफ्तार कर ले। ठीक, वहां पे नहीं हो सकती। बहुत शुक्रिया कादिर मंदूखेल साहब और बहुत शुक्रिया कमरुल इस्लाम राजा साहब, आप हमारे साथ रहे। नाज़रीन, हम प्रोग्राम के अगले हिस्से की जानिब बढ़ते हैं। मैं लेता हूं वक्फा, उसके बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में जनाब हम बात करेंगे खिता जंग के दहाने पर इसराइल का ईरान पर अटैक करने का दावा और उसके ऊपर जो कुछ सामने हमें नज़र आ रहा है कि खिता जंग के दहाने पर पहुँच गया। इसराइली जारियत को दिफा का हक करार दिया अमेरिका ने और जारियत को दिफा का हक करार देकर तो इसका मतलब है नैरेटिव चेंज करने की बात कर दी। जो कुछ वो जारियत पूरी दुनिया में करता फिर रहा है, ख़ासतौर पर खिते के हवाले से बात की जाए और लबनान, गज़ा की बात की जाए और यमन की बात की जाए, जो इस जंग को फैला रहा है। और ईरान तक हम देख रहे हैं कि ईरान ने एक हमला किया था, अपना बदला लिया था, जो वहाँ पर वो कार्रवाइयाँ करता रहा ईरान के अंदर और जो उनकी क़यादत को और ख़ासतौर पर उनकी फ़ौजी क़यादत को निशाना बनाता रहा, हमास के लीडर को और जिस तरह हिजबुल्लाह के लीडर्स को वो शहीद करता रहा। इसी हवाले से अगर हम बात करें तो पाकिस्तान का जो किरदार है, पाकिस्तान ने डेफिनेटली जी कल के जो गुज़िश्ता रात हमला किया, क्लेम किया इसराइल ने कि बहुत बड़ा जानी नुकसान हुआ, तो ये पता चला कि अपने ही फ़ौजी, 12 फ़ौजी जो हैं उनको उन्होंने निशाना बना दिया और वो इस हमले की जद में आए। डॉक्टर सैयद कंदील अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर हैं बैनुल-अक़वामी अमूर के हवाले से। खुशामदीद कहते हैं कंदील साहब आपको। जी बहुत शुक्रिया आसिफ। डॉक्टर साहब, कैसे देखते हैं ईरान के इस कोऑर्डिनेटेड, कहा यह जा रहा है क्योंकि मैंने एक अपने ज़राए से, एक सहाफ़ी हैं, नाम ना मेंशन करने की बुनियाद पे उन्होंने बताया कि कोई ऐसी तबाही और कुछ ऐसा नज़र नहीं आया सिवाय चंद जैसे पटाखे पड़ते हैं या हल्का फुल्का जो दिफाई सिस्टम जिस तरह डैमेज कर देता है मिसाइल को या प्रोजेक्टाइल्स को, तो उसके अलावा कुछ कहते कहीं इतनी बड़ी तबाही नहीं हुई। हो सकता है कि कोई एक आध कहीं पे हिट हो गया हो, तो इसको तो वो कह रहे थे कि शायद कोई कोऑर्डिनेटेड एफर्ट है ये। जी बहुत शुक्रिया, बिल्कुल ऐसे ही है और आपने बड़ा खूबसूरत इशारा कर दिया कि बिल्कुल फेस सेविंग वाली एक कार्रवाई नज़र आती है, क्योंकि इस वक्त इसराइल के अंदर जो उनकी अपनी पॉपुलेशन है, उनके फौजी हैं, उनकी लीडरशिप है, वो बिल्कुल ही मायूसी का शिकार हैं। गुज़श्ता 1 साल से ज़्यादा अरसा हो गया है कि वो एक छोटे से ग्रुप को और एक छोटे से इलाके यानी गज़ा को संभाल नहीं पाए और पूरा उसको डिस्ट्रॉय करने के बाद आज भी वहाँ से उनके खिलाफ मुज़ाहमत जारी है। इसी तरह वेस्ट बैंक से भी मुज़ाहमत हो रही है और इस मायूसी को दूर करने के लिए उन्होंने एक फेस सेविंग वाली कार्रवाई की। और मैं बड़ी एक मज़ाहिया सी ट्वीट देखी है मैंने किसी एक ईरानी की कि वो किसी एक कारखाने का मुलाजिम था और उसने कहा कि इसराइल को मुखातिब करके कहा, यार कोई ऐसी कार्रवाई तो करते, कम से कम छुट्टी हो जाती या हम 1 घंटा लेट अपने ऑफिस
जाते। तो यानी ईरान की पॉपुलेशन को इतना भी नहीं पता चला कि रात को क्या हमला हुआ और सारी हुई। चीजें रूटीन पे हैं, एयरपोर्ट्स भी काम कर रहे हैं, मुझे यही बताया गया। बल्कि एक और चीज मैं ऐड करूं कि उनके एक एक्टर हैं, उन्होंने किसी फौजी की यूनिफॉर्म में कोई शहीद होने का, जैसे आपको याद होगा डॉक्टर आमिर लियाकत ने कुछ काम किया था और उसमें उन्होंने अपने आप को शहीद दिखाया था, तो उनकी तस्वीर दिखा दी कि हमने एक अहम कमांडर मार दिए। बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए, जंग के नुकसानात तो बहुत ज्यादा होते हैं, हमेशा डिजास्ट्रस होती है, लेकिन मैं समझता हूँ कि इस जंग का एक बहुत बड़ा फायदा जो ईरान को हुआ वो ये है कि ईरान ने अपने आप को मशरक़ वस्ता में एक मजबूत फौजी ताकत के तौर पर साबित कर दिया है, और दुनिया के ऊपर ये एविडेंस के साथ साबित हो गया कि ईरान जो 40-45 साल पहले जब ईरान इराक वार हो रही थी, अगर उस वक्त सद्दाम को दुनिया की तमाम ताकतवर ताकतों की हिमायत हासिल थी और वो 8 साल की जंग के बावजूद ईरान को कुछ नहीं कर सके, तो आज तो 40 साल मजीद गुजर गए हैं और इन 40 सालों में ईरान बहुत आगे जा चुका है। यानी दुनिया की सुपर पावर है रशिया, उसको ईरान सपोर्ट कर रहा है उनके मिसाइल टेक्नोलॉजी में, ड्रोन टेक्नोलॉजी में, जब वो अपनी जंग करते हैं। तो इस वक्त मेरा ख्याल है कि इजराइल जो है बिल्कुल मायूसी का शिकार है। और मैं एक अहम तरीन चीज इसमें ये ऐड करना चाहूंगा कि इस वक्त अनफॉर्चुनेटली अमेरिका जो कि दुनिया की एक बड़ी ताकत है और थी, इसका किरदार हमेशा ये रहा था कि ये सालसी का किरदार अदा करे और जंगों को रोके, लेकिन ये फर्स्ट टाइम हुआ है कि उसको अपनी प्रॉक्सी से मायूसी का इजहार करना पड़ा। यानी इसराइल उसकी एक प्रॉक्सी थी मिडिल ईस्ट में और वो अमेरिका की मर्जी के मुताबिक अपना किरदार अदा नहीं कर सकी, और ये फर्स्ट टाइम था इस हमले में अमेरिका बराह रास्त मुलविस हुआ है। जो दुनिया के तमाम मीडिया में इस वक्त तक इग्नोर हो रहा है वो ये है कि इस दफा एक तो जो अमेरिकन वारशिप्स हैं वो रीजन में ऑलरेडी मौजूद हैं, और इसराइल जो है तमाम जो वेपन यूज कर रहा है वो इजरायली कर रहा है। F-35 जो है वो अमेरिका के यूज कर रहा है। लेकिन पिछले 2-3 दिनों में उन्होंने एक तो थार्ड के नाम से अपना एक डिफेंस सिस्टम इसराइल, तो इसलिए कि वो पिछले तीनों सिस्टम यानी जो आयरन डोम, डेविड स्लिंग और एरो 1, 2, 3 ये सारे नाकाम हो चुके हैं। अब लेटेस्ट सिस्टम उन्होंने दिया और इसके साथ जो क्रू आया है, उसका अमला आया है, वो भी उनका अपना आया है। इसी तरह जर्मनी से उन्होंने F-16 जो है वो शिफ्ट किए मिडिल ईस्ट में। इसका मतलब ये है कि पैट्रियट भी आपको पहले बैटरीज दी गई थी इनको, आपको याद होगा। जी बिल्कुल। अब चूंकि ये चीजें आने के बाद अमेरिका खुद एक पार्टी बन गया है और बजाय अमेरिका से दुनिया ये तवक्को करे कि वो जंग को रोकेगा या कोई दरमियानी किरदार अदा करेगा, अब वो खुद अमेरिका डायरेक्ट वार में आ गया। मेरा ख्याल है ये ज्यादा डेंजरस चीज है ईरान के लिए भी और इसराइल के लिए भी कि अगर अमेरिका की इन्वॉल्वमेंट की वजह से फुल स्केल की तरफ वार जाती है तो मेरा ख्याल है ईरान जो अब तक कोशिश कर रहा था कि किसी सूरत फुल स्केल की तरफ ना जाए, एक तो ईरान फुल फ्लेज वार में ड्रैग हो जाएगा और दूसरी तरफ फिर अमेरिका के आने की वजह से जो मजीद नुकसान है वो पूरे मशरिक़ वस्ता में मुस्लिम दुनिया का होगा। जी बिल्कुल ऐसे ही है। और आपको किस हद तक लग रहा है, क्योंकि जो वहाँ के रहबर हैं, सुप्रीम लीडर हैं, उन्होंने बड़ी जंग के लिए तैयार रहने का हुक्म दे दिया ईरान में? देखिए, ईरान के पास 2-3 लिमिटेशंस हैं। एक तो ये कि एक तो उन्होंने ये अनाउंस कर दिया था टिट फॉर टैट होगा कि जहां पे भी जैसा भी अटैक आप करेंगे हम वैसा ही जवाब में करेंगे। यानी उनका प्लान ये था कि ईरान की न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस को या ऑयल इंडस्ट्री को या गैस इंडस्ट्री को निशाना बनाए, लेकिन जब बड़ी ताकतों को ये समझ आ गई कि अमेरिका अगर इसको रोकता नहीं है तो ईरान भी बड़ा प्रिसाइज है और इसी तरह के अटैक्स कर सकता है, तो इसका पूरे रीजन पे और पूरी दुनिया पे असर पड़ेगा एनर्जी शॉर्टेज की वजह से। एक तो उन्होंने इस चीज से इजराइल को रोका, लेकिन दूसरी तरफ अब यह है कि ईरान ये कोशिश कर रहा है कि ये जंग जो है फौजी अहदाफ तक महदूद रहे, क्योंकि इसराइल है तो छोटा सा मुल्क, लेकिन वहां पर जहां पे प्योर ज्यूज रहते हैं यानी यहूदी आबादी भी है, उसके अंदर भी 20 से 25% मुसलमान भी रहते हैं। गजा और वेस्ट बैंक को निकाल दें तो जो बाकी इलाके हैं उसमें भी मुसलमान रहते हैं, तो ईरान कभी नहीं चाहेगा कि इनके किसी वेपन से किसी मुसलमान का नुकसान हो। इसलिए अभी तक ईरान बहुत प्रिसाइज रहा है और मेरा ख्याल है कि ईरान के पास इतनी एग्जैक्ट और प्रिसाइज टेक्नोलॉजी है, क्योंकि आपने देखा चंद दिन पहले जब हिजबुल्लाह ने नेतन्याहू के घर बल्कि उसके बेडरूम को ड्रोन से निशाना बनाया, तो इतना प्रिसाइज होना जो वार की टेक्नोलॉजी है इसमें उनके लिए हैरत अंगेज बात थी। अब भी मेरा ख्याल है ईरान कभी नहीं चाहेगा कि ये फुल स्केल वार हो, लेकिन अब डिपेंड ये करते हैं, जैसे पहले मैं इशारा कर चुका हूँ कि अमेरिका और कुछ यूरोपीय ताकतें इस रीजन के बारे में। ठीक हो गया जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सैयद कंदील अब्बास साहब, आपने अपनी राय का इजहार किया। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता, लेकिन हमारी दुआ यही है कि अल्लाह ताला
सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे और एक बड़ी जंग का जो ख़तरा सर पे मंडला रहा है वो ना ही हो, क्योंकि उसका नतीजा तबाही ही होता है। तो मैं चाहूँगा आपसे इजाज़त, अल्लाह ने के मान।